हेलो यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज सिवाया, मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका सब्जेक्ट है मैनेजरल इकोनॉमिक्स एमकॉम सेकेंड ईयर में और प्राइवेट में, और एमकॉम सेकेंड ईयर में रेगुलर में जो है वो फोर्थ सेमेस्टर में है, कंपलसरी पेपर है। तो इससे रिलेटेड जो है मैं आपके लिए जो है यूनिट फर्स्ट लेकर के आया हूँ, इसके कुछ एमसीक्यूज आपके लिए, ठीक है। क्योंकि अभी कोविड का टाइम है तो एग्ज़ाम तो आपके होंगे 15 जून के बाद ही हो पाएंगे। बट कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर मैनेजरल इकोनॉमिक्स पर भी कुछ क्वेश्चन दे दीजिए, तो मैं आपको जो है धीरे धीरे करके सारी ही यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट करा दूंगा। 5 यूनिट हैं, पाँचों यूनिट के एमसीक्यूज हैं मेरे पास, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में भी मेरे पास में पिछले 4-5 साल के आ चुके हैं, ठीक है। उनको सॉल्व भी कर लिया है, तो मैं धीरे धीरे आपसे वो भी डिस्कस करूँगा। कोशिश कर रहा हिंदी मीडियम में भी मिल जाए मैनेजरल इकोनॉमिक्स के। इंग्लिश मीडियम में तो लगभग सारी सब्जेक्ट्स के मेरे पास में आ चुके हैं, और मैं 2 पेपर मार्केटिंग मैनेजमेंट के 2019 का सेट और 2018 का सेट मैं इंग्लिश मीडियम में सॉल्व करवा चुका हूं। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं स्टूडेंट्स या व्यूवर्स, टीचर्स जो भी कोई हैं, तो वो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो उसमें आप सब लोग प्लेलिस्ट देखिएगा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट होते हैं वो मैं उसकी प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है, और प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग जो बीकॉम थर्ड ईयर में है उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट है। तो आप सभी लोग मेरी प्लेलिस्ट जो है जरूर विजिट करिएगा। इंटरनेशनल मार्केटिंग के भी मैंने एक क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करवाया हिंदी मीडियम में, 2013 का क्वेश्चन पेपर मैंने जो है उसको सॉल्व हिंदी मीडियम में करवाया है। 2014 का भी मेरे पास में है हिंदी मीडियम में, तो मैं वो भी आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरे को आपके लिए क्वेश्चंस अवेलेबल होते जा रहे हैं, मैं दिन में 3 या 4 वीडियो अपलोड करता हूं, ठीक है ना। तो आप लोग सभी बच्चे मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। और पिछले 7 महीने में 55,000 से ज़्यादा मैं एमसीक्यूज जो हैं वो मैं दे चुका हूं, ठीक है ना। चलिए, तो व्यूअर्स डिस्कस करते हैं मैनेजरल इकोनॉमिक्स के यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपके एनटीए नेट में भी हेल्प करेंगे। अगर आप कॉमर्स या इकोनॉमिक्स से एनटीए नेट आपने फिल किया है तो ये क्वेश्चन आपके उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक। चलिए, क्वेश्चन 1 है कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र परंपरागत अर्थशास्त्र की एक है, क्या है, तो एक व्यवहारिक शाखा है, ठीक है। जो आंसर करेक्ट है वो इसमें बोल्ड हो रखा है, जो ब्लैक हो रखा है ये बोल्ड हो रखा है, ठीक है ना। तो आप इस पे कंसंट्रेट करेंगे। चलिए, सेकंड है व्यवहारिक अर्थशास्त्र सिद्धांत और व्यवहार दोनों में फर्मों के आचरण का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है, तो देखिए ना तो ये स्पेंसर और सेलिगमैन ने दी है, ना जोएल डील ने दी है, और ना ही हैंस माटे और पॉल ने दी है। तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, राइट। क्वेश्चन थर्ड, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र वर्णनात्मक यानी कि डेस्क्रिप्टिव के स्थान पर एक निर्देशात्मक, ठीक है, प्रेस्क्रिप्टिव प्रकृति का है। ये कथन कैसा है, तो ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सत्य है। कला किसी दिए गए लक्ष्य की पूर्ति के लिए नियमों की एक प्रणाली है। तो यह परिभाषा किसकी है, तो ये है आपके प्रोफेसर केन्स की, ठीक है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल सीमित होता है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में केवल फर्म की समस्याओं की ही विवेचना की जाती है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, है ना। प्रबंधकीय जो अर्थशास्त्र है हमारा मैनेजरल इकोनॉमिक्स, उसमें केवल और केवल फर्म की जो प्रॉब्लम्स होती है उसकी ही हम उसमें डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। प्रबंधकीय अर्थशास्त्री को जाना जाता है, तो देखिए आर्थिक सलाहकार, व्यावसायिक अर्थशास्त्री और पेशेवर अर्थशास्त्री, ठीक है। तो तीनों ही हम उसको कहते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। प्रबंधकीय अर्थशास्त्री के महत्वपूर्ण विशिष्ट कार्य हैं, तो तीनों ही हैं। देखिए,
विक्रय पूर्वानुमान लगाना भी है, औद्योगिक बाजार शोध भी है और पूंजीगत परियोजना में बनाना भी है। ठीक है, में शब्द गलत है, सिर्फ पूंजीगत परियोजना बनाना। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 9th है कि लाभ प्रतिबंधिता अधिकतम विक्रय विचारधारा है, किसकी है? बामोल की है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्री के समाज व राष्ट्र के प्रति कर्तव्य होते हैं, तो ये तीनों ही कर्तव्य हैं कि कालाबाजारी रोकने में सरकार की सहायता करना, प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धतियों को लागू करने में सहायता करना और कर की चोरी रोकने में सरकार की सहायता करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र को फर्म का अर्थशास्त्र भी कहते हैं, तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किसी निर्णय के कारण विकल्पों का त्याग करना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक फर्म के लाभ अधिकतम किस बिंदु पर होते हैं? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एनटीए नेट में भी आया हुआ है। MR इक्वल टू MC, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, परिचालन कुशलता के विश्वसनीय माप को माना जाता है, क्या माना जाता है? लाभ माना जाता है। कौन सी फर्म कोषों की तरलता को लाभों से भी अधिक महत्व देती है? तो वो होती है बैंकिंग फर्म। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में सम्मिलित है, क्या क्या होता है? देखिए रेखीय कार्यक्रम, सामग्री प्रतिरूप और खेल सिद्धांत तीनों ही शामिल होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र व्यावसायिक परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए अर्थशास्त्र की सैद्धांतिक विधि का प्रयोग है, तो ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है मैकनायर तथा मेरियाम की। ठीक है, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र फर्मों के सिद्धांत एवं व्यवहार के बर्ताव का अध्ययन है, ये परिभाषा किसकी है? ये है बेट्स एवं पार्किसन की। ठीक है, चलिए 19 है, उच्च स्तरीय प्रबंध को आर्थिक मामलों में तकनीकी जो परामर्श देने का कार्य है वो किसका है? वो प्रबंधकीय अर्थशास्त्री का होता है, मैनेजरल इकोनॉमिक्स का। अग्रिम नियोजन का कार्य किया जाता है प्रबंधकों द्वारा। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक पहलू पर ही बल दिया जाता है, यह कथन कैसा है? बिल्कुल सत्य है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की प्रकृति है कैसी? कला और विज्ञान दोनों। प्रबंधकीय अर्थशास्त्री का कार्य होता है, देखिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों नियोजन करना है ना। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का संबंध है कैसा? देखिए गणित से भी होता है, सांख्यिकी से भी होता है और अर्थशास्त्र से भी होता है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी इन सभी से। पूंजी बाजार का अध्ययन किया जाता है किसके? व्यवसायिक वातावरण द्वारा। ठीक है, कैपिटल मार्केट का जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसके द्वारा उसकी स्टडी की जाती है। बाजार संरचना का अध्ययन किया जाता है, वो है मूल्य निर्धारण निर्णय में। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है, ठीक है, तो देखिए वो है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है ना, एक होता है व्यष्टि, एक होता है समष्टि, तो जो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है वो आपका समष्टि अर्थशास्त्र है। व्यवसायिक फर्म वह है जो अपना उत्पाद, ऑप्शन सी, लाभ पर विक्रय कर सके। अवसर लागत का आधार होता है, तो अवसर लागत का आधार होता है मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसका आधार होता है त्याग का माप। ठीक है, वृद्धिशील सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? वृद्धिशील लागत और आगम का। प्रबंधकीय अर्थशास्त्री का उत्तरदायित्व होता है, देखिए तीनों ही उत्तरदायित्व हैं कि फर्म की लाभार्जन क्षमता में वृद्धि के उपाय खोजना, आर्थिक सूचना के स्रोतों का ज्ञान तथा विशेषज्ञों से संपर्क बनाना, और तीसरा
सफल पूर्वानुमान लगाना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का जन्म ही परंपरागत अर्थशास्त्र के गर्भ से हुआ है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सत्य है। व्यावसायिक फर्म की विशेषताएं कहलाती हैं। तो देखिए, लाभ, विवेक और उत्पत्ति मूलक निर्णय। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, सही आंसर है ये सभी। ठीक है, लाभ अधिकतमीकरण जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, उसकी कल्पना का कौन सा सिद्धांत आधारित है? तो वो है फर्म का सिद्धांत। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का मुख्य सिद्धांत है, देखिए तीनों ही सिद्धांत होते हैं, अवसर लागत सिद्धांत, वृद्धिशील सिद्धांत और अवमूल्यन सिद्धांत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सभी। एक्स कार्य क्षमता सिद्धांत को विकसित किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो किया था लिबेस्टीन द्वारा। ठीक, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र प्रबंधकीय व्यवहारों के साथ एकीकरण है, जिससे प्रबंधकों निर्णय लेने तथा भावी नियोजन में सुविधा होती है। ये परिभाषा किसने दी है? ये दी है स्पेंसर एवं सीगलमैन ने। ठीक है, स्पेंसर एवं सीगलमैन ने। चलिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम फॉर्म हाइपोथेसिस सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? वो किया था विलियमसन द्वारा। ठीक है, विलियमसन द्वारा। पूंजीवाद में फर्म की सफलता का एकमात्र मापदंड लाभ होता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। समाजवाद में फर्म का उत्तरदायित्व कल्याण संबंधी होता है, ये कथन कैसा है? बिल्कुल सत्य है। अर्थशास्त्र का नियम है ऑप्शन बी की घटते प्रतिफल के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पूंजीगत निर्णय लिए जाते हैं किसमें? व्यावसायिक अर्थशास्त्र में। निम्नलिखित विद्वानों में से किस विद्वान का संबंध अर्थशास्त्र से है? देखिए मार्शल है ना, ये इकोनॉमिक्स में है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। भली चाहे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है, बट मार्शल का जो है इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया जाता है। और आज के समय में जो इन्होंने डेफिनेशन दी थी वो बिल्कुल सही है। भली चाहे रॉबिन्सन ने तो साइंटिफिक दी थी, बट मेरी नज़र में जो है इनकी साइंटिफिक तो डेफिनेशन नहीं थी, व्यवहारिक डेफिनेशन थी, लेकिन वो ज़्यादा खरी उतरती है इस समय के मार्केट में। ठीक है, और एडम स्मिथ ने भी जिस हिसाब से आजकल आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, धन के पीछे भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं हद तक आज के टाइम में भी उनकी डेफिनेशन जो है वो सही होती है। बाकी सबके अपने अपने विचार हैं। देखिए टेलर का संबंध जो है वो मैनेजमेंट से है ना, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट। मास्लो जो है वो भी मैनेजमेंट से है, मोटिवेशन से रिलेटेड उन्होंने थ्योरी दी थी। और मैकार्थी का जो है वो 4 पीस जो दिए थे इन्होंने मार्केटिंग मिक्स के, है ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो मैकार्थी का संबंध जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान रखेंगे। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का स्वभाव है कैसा है? वो है निर्देशात्मक। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की विषय वस्तु होती है, तो वो होती है व्यावसायिक फर्म की। अर्थशास्त्र के किस सिद्धांत के अनुसार आज का 1 रुपया आने वाले कल से अधिक मूल्यवान है? तो वो है हमारा अवमूल्यन सिद्धांत, है ना। अवमूल्यन सिद्धांत यही कहता है कि आज का 1 रुपया आने वाले कल से बहुत अधिक मूल्यवान होता है। तो अवमूल्यन सिद्धांत है, डिवैल्यूएशन। ठीक है, विवेकपूर्ण क्रियाएं फर्म की आधारशिला हैं, तो ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में फर्म की सफलता का एकमात्र मापदंड होता है, तो वो होता है अधिक लाभ कमाना। ठीक, विक्रय सर्वाधिकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वो किया बामोल ने। प्रबंधकीय अर्थशास्त्री का उत्तरदायित्व होता है, तो देखिए तीनों ही उत्तरदायित्व हैं।
कि निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु संसाधन जुटाना, आर्थिक सूचना के स्रोतों और विशेषज्ञों से चर्चा करना, विनियोजित पूंजी पर लाभ दर बनाए रखना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। किसी आदान यानी कि इनपुट का वितरण इस प्रकार से करना कि सभी स्थितियों में अंतिम इकाई द्वारा बढ़ा हुआ मूल्य समान हो, तो इस सामान्य नियम को कहते हैं, इसे कहते हैं समसीमांत सिद्धांत। ठीक है। वस्तु मूल्य निर्धारण में जिस बिंदु या मूल्य पर मांग और पूर्ति की परस्पर विरोधी शक्तियां आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं साम्य मूल्य। व्यावसायिक निर्णयों में अनुकूलतम की स्थिति ज्ञात करने के लिए इस सिद्धांत को प्रयोग में लाया जाता है। लोच का सिद्धांत है ना, इलास्टिसिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ इलास्टिसिटी या लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र निर्णय लेने की क्रिया में प्रबंधक द्वारा आर्थिक सिद्धांत का व्यवहार है। यह परिभाषा किसकी है? ये है जोसेफ एल मैसी की। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र फर्मों का सिद्धांत एवं व्यवहार के बर्ताव का अध्ययन है। तो यह परिभाषा किसकी है? यह है बेट्स एवं पार्किंसन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र विभिन्न आर्थिक सिद्धांतवादियों को कोरी विश्लेषणात्मक तथा प्रबंध के सामने आने वाली नीति की समस्याओं की बीच जो खाई होती है उसको पाटता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह एडविन मैन्सफील्ड ने। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र परंपरागत अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पहलू होता है। तो ये पहले आ चुका है, बस लाइन थोड़ा सा चेंज कर दी है। तो ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित है। तो देखिए तीनों ही सम्मिलित है, जो लाभ प्रबंध होता है वो भी, पूंजी प्रबंध भी, और लागत तथा उत्पादन विश्लेषण भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। कला हमें निर्देशित करती है, काम करना सिखाती है अथवा नियम प्रस्तावित करती है। यह परिभाषा किसने दी है? ये दिया प्रोफेसर ल्यूडगी कोसा ने। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र आधारित है किस पर? देखिए माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स पर, व्यष्टि अर्थशास्त्र पर भी और समष्टि अर्थशास्त्र पर भी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के कौन से सिद्धांत शामिल हैं? तो तीनों सिद्धांत शामिल है, संभाव्यता सिद्धांत, सहसंबंध सिद्धांत और महंग जड़ता नियम का सिद्धांत। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का लेखा शास्त्र के साथ बहुत ही व्यापक संबंध है, बिल्कुल सत्य है ये बात। फर्म के लिए वित्त व्यवस्था संबंधी कार्य किया जाता है, तो ये किया जाता है प्रबंधकीय अर्थशास्त्री द्वारा। प्रबंधकीय अर्थशास्त्री का प्रमुख कार्य होता है, देखिए निर्णय निर्माण करना भी और अग्रिम नियोजन करना भी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कि किसी कपड़ा मिल में पुराने हस्त चालित मशीनों के स्थान पर आधुनिक स्वचालित मशीनों की स्थापना है। तो वो है आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट का प्रिंसिपल है ना, वृद्धिशील लागत का सिद्धांत। वर्तमान क्षमता तक अतिरिक्त लागत में वृद्धि कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी अल्पकालीन लागत। उत्पादन की प्रत्येक इकाई से समान मूल्य प्राप्त हो तो वह सिद्धांत कहलाता है, तो वो कहलाता है समसीमांत सिद्धांत। एक्स सिद्धांत जो कि फर्म का होता है ना, उसका प्रतिपादन किसने किया? देखिए एक एक्स और वाई थ्योरी मैनेजमेंट में भी दी है, मोटिवेशन में जो कि मैकग्रेगर ने दी है। तो यहाँ ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया है फर्म का, तो ध्यान रखना वो दिया है क्रू द्वारा। ठीक है, क्रू द्वारा ध्यान रखेंगे, वो था मैकग्रेगर द्वारा और ये है क्रू द्वारा।
तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की प्रकृति निर्देशात्मक होती है, ना कि व्यापक अर्थशास्त्र की भांति वर्णनात्मक। तो देखिए अब इसमें दो क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की प्रकृति निर्देशात्मक होती है, ये हो गया पहला आपका क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा हो गया जो व्यापक अर्थशास्त्र है उसकी प्रकृति होती है वर्णनात्मक, ठीक है। तो तीसरा हो गया, ये बिल्कुल सत्य है बात। तो विक्रय सर्वाधिकरण सेल्स मैक्सिमाइजेशन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? ये बामोल ने किया था। पूंजी प्रबंध में डैश विषय का अध्ययन आवश्यक है। तो देखिए तीनों ही, पूंजी की लागत भी, परियोजनाओं का चयन भी और प्रतिफल दर भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। मूल्य निर्धारण में प्रबंधकीय अर्थशास्त्र द्वारा डैश विषय का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए तीनों, मूल्य पद्धति का भी, विभेदात्मक मूल्य का भी और मूल्य नीति का भी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। मांग विश्लेषण में अध्ययन किया जाता है। देखिए तीनों का, मूल्य की लोच का, मांग विभेद का और मांग पूर्वानुमान का। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी, है ना। अग्रिम नियोजन में प्रबंधक द्वारा नियोजन किया जाता है। तो ये भी सही आंसर है कि मजदूरी का भी, मूल्य का भी और सामग्री की पूर्ति का भी, ठीक है। चलिए, अवमूल्यन सिद्धांत में आज का कितना रुपया एक वर्ष बाद 100 रुपये हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है ना, कि ₹100 + 1/i, ठीक है। ये फार्मूला है, ध्यान रखना। 100 ऊपर होता है और 1 + i जो है वो नीचे होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फर्म का सिद्धांत नियमों का समूह है जिसमें, तो देखिए तीनों ही करेक्ट हैं। केवल मान्यताएं होती हैं, केवल स्वयं सिद्धियां होती हैं और केवल निष्कर्ष होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। अल्पकालीन व दीर्घकालीन निर्णयों में सामंजस्य बनाए रखने में किस सिद्धांत का पालन किया जाता है? वो किया जाता है समय संदर्भ का सिद्धांत, ठीक है। आर्थिक सिद्धांतों के समूह को डैश भी कहते हैं, तो फर्म का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रबंधकीय सिद्धांत केवल मौद्रिक घटनाओं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मॉनिटरी इवेंट, का ही अध्ययन किया जाता है। तो ये संदिग्ध है स्टेटमेंट है, थोड़ा सा डाउट है इसके बारे में। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र डैश विज्ञान होता है। देखिए ये आदर्श और वास्तविक दोनों ही हैं। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का अभिप्राय यह दिखाना है कि किस तरह के आर्थिक विश्लेषण का उपयोग व्यावसायिक नीति निर्धारण में किया जाता है। यह परिभाषा है किसकी? जोएल डीन की। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? देखिए तीनों ही बिल्कुल करेक्ट है। प्रतिष्ठान का अर्थशास्त्र और व्यावसायिक प्रबंध का अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अर्थशास्त्र, है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। छोटे पैमाने पर उत्पादित माल है तो अपेक्षाकृत अयोग्य आपूर्ति, ठीक है। कच्चे माल की कीमत आपूर्ति की वजह से उत्पादन की लागत बढ़ने पर हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। खातों की पुस्तकों में दर्ज लागत को माना जाता है, उसे हम कहते हैं स्पष्ट लागत। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र आमतौर पर व्यापार के साथ आर्थिक सिद्धांत के एकीकरण को संदर्भित करता है, तो वो हो गया अभ्यास। मांग से निर्धारित होता है। देखिए उत्पाद की कीमत अन्य वस्तुओं के सापेक्ष मूल्य और स्वाद और आदतें। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी, है ना, उपयुक्त सभी। जब किसी फर्म का औसत राजस्व उसकी औसत लागत के बराबर होता है तो उसे डैश मिलता है। क्या मिलता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है, एक सामान्य लाभ होता है। अन्य चीजों के समान होने पर आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है। कैसे? उत्पादन की तकनीकों में सुधार होने पर,
ठीक है ना। प्रबंध के निर्णय की समस्याओं में 3 तत्व शामिल होते हैं, उनमें निम्न में से कौन सा उनमें से एक नहीं है, तो वह है लाभप्रदता। आर्थिक सिद्धांत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, है ना। फर्म का आधुनिक सिद्धांत मानता है कि फर्म एक तरह के व्यवहार करती है जिसे अधिकतम करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो वो है आपका फर्म का मूल्य, ठीक है। उत्पादन के किसी भी साधन की उपलब्ध इकाइयों का विभिन्न गतिविधियों में इस प्रकार आवंटन किया जाना चाहिए कि गतिविधि से उत्पादित इकाई में समान लाभ पाया जाए, तो ये सिद्धांत कहलाता है, ये कहलाता है समसीमान सिद्धांत। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र अनिश्चित दशाओं में निर्णय में सहायक होता है, ये कथन है, बिल्कुल सत्य है। प्रबंधकीय निर्णय को प्रभावित करने वाले ऐसे कारक जो प्रबंधकों के निर्णय नियंत्रण में होते हैं कहलाते हैं आंतरिक कारक। प्रबंधकीय अर्थशास्त्री के उत्तरदायित्व होते हैं, तो देखिए तीनों ही होते हैं। फर्म की लाभार्जन क्षमता में वृद्धि के उपाय खोजना और सफल पूर्वानुमान लगाना और फर्म में अपना सम्मानजनक स्थान बनाना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। प्रबंधकीय अर्थव्यवस्था में किस सिद्धांत द्वारा पूंजीगत निर्णयों से संबंधित समस्याओं के निराकरण में सहायता मिलती है, तो वो होता है आर्थिक सिद्धांत। किसी निर्णय से प्राप्त कुल आगम में परिवर्तन की राशि को कहते हैं, क्या कहते हैं, वृद्धिशील आगम। निम्नलिखित में से किसे समग्र, इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्स, समग्र को अर्थव्यवस्था के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है, तो वो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैको लिखा है तो वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है, अधिक बल देता है कि प्राप्त होने वाले भुगतान में समय की कटौती इसके मूल्य को बढ़ाती है, तो वो है कटौती का सिद्धांत। तो व्यूअर्स ये था फर्स्ट यूनिट, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन टू आपके मैनेजरल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जिसमें नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल इकोनॉमिक कंसेप्ट जिसमें इंक्रीमेंटल और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म, और इकोनॉमिक थ्योरी एंड मैनेजरल थ्योरी, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट थी, ठीक है। आप किसी भी अगर यूनिवर्सिटी में हैं तो ये आपके मैंने इससे रिलेटेड जो टॉपिक बताए फर्स्ट यूनिट, जनरली सभी यूनिवर्सिटीज़ में यही होती है, तो इससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन जो हैं ये मैंने आपको दिए। तो ये मेरे पास हिंदी में भी क्वेश्चन है और इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको हिंदी में करवा रहा हूँ। और सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बात बता दूँ जो एमकॉम सेकेंड ईयर के प्राइवेट के हैं, तो मैं अब पूरी आपको यूनिट्स के क्वेश्चंस करवा दूंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। हर सब्जेक्ट की एक अलग प्लेलिस्ट बनेगी आपको, और जो क्वेश्चंस जो है मेरे को अवेलेबल होते जाएंगे, वो क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको डेली 3-4 वीडियो में डेली बनाता हूँ, तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले मैनेजरल इकोनॉमिक्स को ही पूरा कराऊंगा, तो इसके बाद ये पार्ट नंबर 1 है, इसके बाद ही मैं आपको पार्ट नंबर 2 कराऊंगा। तो मैं धीरे धीरे करके आपके 8 सब्जेक्ट हैं, सॉरी 10 सब्जेक्ट हैं, तो 10 के 10 सब्जेक्ट मैं कंप्लीट कराऊंगा। ये 10-12 दिन में पूरे हो जाएंगे। और आप जो है मेरी प्लेलिस्ट अलग अलग सब्जेक्ट की देखिएगा, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप जो है उसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है ना। कोई आपको अगर प्रॉब्लम हो, आपको कुछ दिक्कत हो, आपको कुछ मुझे बात बतानी हो या सजेशन देना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को दे सकते हैं। अगर किसी को स्पेशली टॉपिक पर चाहिए क्वेश्चंस, तो मैं उसको बताऊंगा, वो मेरा मेंबर बन सकता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है,
तो उसको मैं PDF फाइल उसके व्हाट्सएप नंबर पे अवेलेबल करवा दूंगा। बहुत नॉर्मल सा अमाउंट लिया जाएगा आपसे, नेट बैंकिंग के थ्रू आप दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा प्रोसीजर, आपको PDF फाइल उसकी मिल जाएगी, ठीक है व्यूवर्स। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू व्यूवर्स।